नमस्कार साथियों, अध्ययन विस्तार चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद द्वारा लिखित अध्याय 2 ध्वनि। इसके अंतर्गत ध्वनि के अंतर्गत हम वर्ण का स्वरूप, हिंदी के वर्ण, स्वर और व्यंजन, अनुस्वार और अनुनासिक, पंचमाक्षर और अनुस्वार, वर्णों का उच्चारण, बलाघात, स्वराघात, संगम, अनुतान, संधि, सामान्य नियम, उच्चारण की विशेष अशुद्धियां और उनका निदान पढ़ेंगे। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। अ, आ, ई आदि जब मनुष्य की वागींद्रिय द्वारा व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनियां कहलाती हैं। इनके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। अंग्रेजी के इंच और हिंदी के इंच में ध्वनिगत भेद नहीं है क्योंकि दोनों भाषाओं में एक ही तरह की ध्वनियां हैं, लेकिन लिखने में दोनों की ध्वनियों के चिन्ह एक दूसरे से भिन्न हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनमें ध्वनि भेद तो नहीं है पर वर्ण भेद अवश्य है। ध्वनि बोलने और सुनने में आती है लेकिन वर्ण लिखने, पढ़ने और देखने में आता है। अतएव लघुतम वाग ध्वनि को वर्ण कहते हैं। लघुतम वाग ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण का स्वरूप। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, जैसे अ, ई, व, च, क इत्यादि। पानी शब्द की दो ध्वनियां हैं, पा और नी। इनके भी चार खंड हैं, प, आ, न, ई। इसके बाद इन चार ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए मूल ध्वनियां वर्ण या अक्षर हैं। संक्षेप में वर्ण वह छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह और वाक्यों की रचना होती है। स्पष्ट है कि वर्ण और उच्चारण का बड़ा ही गहरा संबंध है, एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। मूलतः हिंदी में 52 वर्ण हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर, व्यंजन। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये सभी स्वर हैं। व्यंजन के अंतर्गत क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के अलावा अंतस्थ य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन श, स, ह, संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज और स्र, द्विगुण व्यंजन ड़, ढ, अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी के वर्ण, स्वर और व्यंजन। उच्चारण के दो प्रमुख तत्व हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के निर्माण में इन दोनों का योग रहता है। हिंदी के स्वर वर्ण। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। जिनका उच्चारण बिना अवरोध के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ये सभी स्वतंत्र हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। सामान्यतः इसके उच्चारण में कंठ तालु का प्रयोग होता है, जीव होठ का नहीं, पर ऊ के उच्चारण में होठों का प्रयोग होता है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है। हर्ष स्वर अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ। संयुक्त स्वर ए, ओ, औ। कुछ लोग री को मूल स्वरों में गिनते हैं, लेकिन हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है। री की भी अपनी सीमा रह गई। संस्कृत में री का प्रयोग होता है, किंतु हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में इसका व्यवहार नगण्य है। फिर भी एक सीमा के अंदर हिंदी में री का प्रयोग चल रहा है, जैसे ऋग्वेद, ऋषि, ऋण, ऋतंभरा इत्यादि। इसमें व्यंजन और स्वर का योग है। मात्रा और उसके भेद। पंडित कांता प्रसाद गुरु के अनुसार व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्राएं 3 हैं, हर्षव, दीर्घ और प्लुत। हर्षव से दीर्घ में दुगुना और प्लुत में तिगुना समय लगता है। प्लुत संस्कृत में चलता था कि हिंदी में नहीं। मात्राएं स्वरों की ही होती हैं, व्यंजन की नहीं।
क्योंकि व्यंजन तो स्वरों के ही सहारे बोले जाते हैं। जब स्वर व्यंजन में लगते हैं तब उनके 10 प्रकार के रूप होते हैं। आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, स्वरों के व्यंजन में मिलने के इन रूपों को भी मात्रा कहते हैं, क्योंकि मात्राएं तो स्वरों की होती हैं। छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को लघु और दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को लघु और दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। ह्रस्व स्वर वे स्वर मूल या ह्रस्व या एक मात्रिक कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, जैसे अ, ई, उ, ऋ। अ, ई, उ, ऋ को ह्रस्व स्वर कहते हैं, इन्हें मूल स्वर कहते हैं, यानी कि इनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है। दीर्घ स्वर किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलने से जो स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है, जैसे अ प्लस अ धन अ, ई धन ई, उ धन उ, ए अ धन ई, अ धन ए, अ धन उ, अ धन ओ। इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर संख्या में 4 हैं, अ, ई, उ और ऋ। प्लुत जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता, इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है, जैसे ओम। हिंदी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता, वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्लुत को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व को मूल स्वर कहा जाता है, दीर्घ को द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है और प्लुत को त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निर्नुनासिक होता है। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निर्नुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन हैं। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन हैं जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं। इनके संकेत चिन्ह इस प्रकार हैं। अनुस्वार और विसर्ग क्या है? व्यंजन है जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं। इनके संकेतिक चिन्ह इस प्रकार हैं। अनुनासिक ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। अनुस्वार यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकण। निर्नुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं, जैसे इधर उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। विसर्ग अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफ़ी व्यवहार है। हिंदी में अब इसका भाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका आज भी उपयोग होता है, जैसे मनः कामना, पयः पान, अतः, सबतः, दुख इत्यादि। टिप्पणी अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर हैं और न व्यंजन। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर हैं और न व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है, जैसे अंगद और रंग। इस संबंध में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का कथन है कि स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन भी नहीं है। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाहक कहते हैं। अयोगवाहक का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहे। अतः अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है और न व्यंजन है, तो इनको ये अयोगवाहक कहते हैं। इनको अयोगवाहक का अर्थ योग न होने पर भी जो साथ रहे। हिंदी के व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं, जैसे क,
ख व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर के से आती हुई वायु मुख में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। इनकी निम्नलिखित श्रेणियां हैं: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त है। इस जाति के 5 व्यंजनों के 5 वर्ग बना लिए गए हैं। उदाहरणार्थ क वर्ग, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से है। च वर्ग को तालु का उच्चारण स्थान है तालु। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत। प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ये क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। ये 4 हैं: श, स, ह। अल्पप्राण और महाप्राण, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के 2 भेद हैं। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के 2 भेद हैं: अल्पप्राण और महाप्राण। इनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले। जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले, जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ग, ग, च, ज पहला, तीसरा और 5वां अल्पप्राण। अंतस्थ य, र, ल, व भी अल्पप्राण है। य, र, ल, व ये भी अल्पप्राण है। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है। दूसरा और चौथा महाप्राण है और ऊष्म वर्ण ये भी महाप्राण है। कौन से ऊष्म वर्ण? श, स, ह ये भी महाप्राण है। संक्षेप में अल्प जैसे ख, घ, छ, ज, ड, ठ, ढ, थ, द दूसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण। संक्षेप में अल्प प्राणों की अपेक्षा महाप्राणों में प्राणवायु का प्रयोग अधिक श्रमपूर्वक करना पड़ता है। घोष और अघोष व्यंजन। अल्पप्राण और महाप्राण कौन से हैं? अल्पप्राण पहला, तीसरा और 5वां य, र, ल, व ये सभी अल्पप्राण हैं। महाप्राण दूसरा, चौथा श, स, ह। याद करने के लिए हम याद रखेंगे कि इसमें ल है तो जो ल वाले जो अंतस्थ व्यंजन हैं इसमें भी ल है तो वो अल्पप्राण में आएंगे, और महाप्राण इसमें ह, महा में ह है तो जो ह वाले ऊष्म व्यंजन हैं वो महाप्राण में आएंगे। घोष और अघोष व्यंजन। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे घोष, जिनमें ऐसी झंकृति नहीं रहती वे अघोष कहलाते हैं। घोष में केवल नाद का उपयोग होता है जबकि अघोष में केवल श्वास का। उदाहरण के लिए अघोष वर्ण क, ख, च, छ यानी कि अघोष वर्ण कौन सा है? हर वर्ण का प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाएंगे, और श, स, स भी अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का घोष यानी कि सघोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण सारे स्वर वर्ण य, र, ल, व और ह ये सभी घोष या सघोष के अंतर्गत आते हैं। अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और श, स, स ये अघोष के अंतर्गत आते हैं। अघोष को याद कर लेंगे, बाकी सब जो बचेगा वो सघोष में आ जाएगा। सघोष तीसरा, चौथा, 5वां हर वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण और स्वर वर्ण स से स्वर, स से सघोष यानी कि घोष वर्ण, और य, र, ल, व, ह ये सभी सघोष के अंतर्गत या घोष के अंतर्गत आएंगे।
अघोष को हम याद कर लेंगे तो सघोष अपने आप ही याद हो जाएगा। अघोष यानी कि पहला, दूसरा और स ये सभी अघोष के अंतर्गत आते हैं। हल, व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाती है तो उसे हल कहते हैं, हल या हलंत कहते हैं। हल लगाने का अर्थ है व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव है या व्यंजन आधा है। क व्यंजन वर्ण है, इसमें अस्वर वर्ण की ध्वनि छिपी हुई है। यदि हम इस ध्वनि को बिल्कुल अलग कर देना चाहें तो क में हलंत या हल चिन्ह लगाना आवश्यक होगा। ऐसी स्थिति में इसके रूप इस प्रकार होंगे क, ख, ग, च, यानी कि व्यंजन के नीचे लगने वाली जो तिरछी रेखा है वो हल या हलंत कहलाती है। और यह जिस भी व्यंजन के नीचे लगी होती है मतलब वह व्यंजन आधा है, उसमें कोई स्वर नहीं है। हिंदी के नए वर्ण, हिंदी वर्णमाला में 5 नए व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में 5 नए व्यंजन क्ष, त्र, ज, ड़ और ढ जोड़े गए हैं, किंतु इनमें प्रथम 3 स्वतंत्र न होकर संयुक्त व्यंजन है। श, त्र और ज स्वतंत्र व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है जिनका खंड किया जा सकता है, जैसे क, स, क्ष, त, र, त्र, ज, य, ज। अतः क्ष, त्र और ज की गिनती स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर 2 नए अक्षर ड और ढ बनाए गए हैं, ये संयुक्त व्यंजन है। यहाँ ड, ढ में र की ध्वनि मिली है। इनका उच्चारण साधारणतः मूर्धा से होता है, किंतु कभी कभी जीभ का अलग भाग उलट कर मूर्धा में लगने से भी वे उच्चरित होते हैं। हिंदी में अरबी फारसी की ध्वनियों को भी अपनाने की चेष्टा है। व्यंजनों के नीचे बिंदु लगाकर इन नई विदेशी ध्वनियों को बनाए रखने की चेष्टा की गई है, जैसे कलम, खैर, जरूरत। किंतु हिंदी के विद्वानों पंडित किशोरीदास वाजपेयी, प्राणकर जी, टंडन जी, काशी नगरी प्रचारणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन को यह स्वीकार नहीं है। इनका कहना है कि फारसी अरबी से आए शब्दों के नीचे बिंदी लगाए बिना इन शब्दों को अपनी भाषा की प्रकृति के अनुरूप लिखा जाना चाहिए। बंगला और मराठी में भी ऐसा ही होता है। अनुस्वार, अनुनासिक। अनुस्वार, अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक हिंदी में अलग अलग ध्वनियां हैं, इनके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक, जैसे आंस, आंत, गांव, चिड़िया इत्यादि। पर अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। जो अनुनासिक होता है उसके उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से ज़्यादा निकलती है, और जो अनुस्वार होता है उसके उच्चारण में नाक से ज़्यादा श्वास निकलती है जबकि मुख से कम, जैसे अंक, अंश, पंच, अंग इत्यादि। अनुनासिक स्वर की विशेषता है, अर्थात अनुनासिक स्वरों पर चंद्रबिंदु लगता है, लेकिन अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उनके तद्भव रूपों में चंद्रबिंदु लगता है, लेकिन अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उनके तद्भव रूपों में चंद्रबिंदु लगता है। यानी कि जो भी शब्द अनुस्वार लगा हुआ होगा तो वह तत्सम होगा और जो चंद्रबिंदु लगा हुआ होगा वह तद्भव शब्द होगा। अंगुष्ठ में से अंगूठा, दंत से दांत, अंत्र से आंत। पंचमाक्षर और अनुस्वार। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। ग, य, ण, न और म ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। संस्कृत के अनुसार शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का हो उसके पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयुक्त होता है, जैसे कवर्ग, अंक, खंड, संधि, दंभ। किंतु हिंदी के विद्वान उक्त नियम का पालन नहीं करते। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और उनके सहयोगियों का कहना है कि सभी पंचम वर्णी व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होना चाहिए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और उनके सहयोगी कहते हैं कि जो पंचम व्यंजन है, पंचम वर्णी व्यंजन है, उसका प्रयोग न हो करके अनुस्वार का ही प्रयोग होना चाहिए। लिखाई, छपाई और टंकन में अनुस्वार का प्रयोग सुविधाजनक है,
इसके स्थान भी कम घिरेगा और लिखने में गति आएगी। हिंदी में उपयुक्त पंचमाक्षरों का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से होता है: संधि, दंभ, अंग, खंड, चंचू। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। इस ध्वनि के उच्चारण में मुंह बंद कर नाक से पूरी सांस ली जाती है, जैसे कंबल, कंपन, खंडन, जंतु, हंस। आज स्थिति यह है कि शब्द चाहे तत्सम हो या तद्भव, देशज हो या विदेशज, सभी स्थानों पर पंचम वर्णों तथा अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग वर्ण पर बिंदु लगाकर किया जाता है, जैसे पंप, कंकड़, रंगीन, संगीत। इस प्रकार हिंदी के ने पंचम वर्णी ध्वनियों के प्रयोग में संस्कृत से आज़ादी बरती है। इस दिशा में कहीं कहीं अराजकता भी पाई जाती है। कहीं पंचम वर्णी का प्रयोग होता है, कहीं अनुस्वार का और कहीं दोनों का। धन्यवाद साथियों, शेष आगे की वीडियो में